सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मतलब जैसे ही आप आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, आपने ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर ना, जो यस बीआरसी सर। का ऑनलाइन एग्जाम था, उसके ऊपर यस आप सर। शॉर्टलिस्ट हुए थे। ओके। तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कौन से डेट में था और कैसे सर कैसे क्या हुआ, बताइए। सर मेरा मैंने लास्ट डेट चूज किया था 30 दिसंबर को। लास्ट डेट मैं एकदम बैठा हुआ था सर, दोस्त लोग भी सब बैठे हुए थे 10 बजे ही। जैसे ही वो खुला कौन सा डे चूज करना है उसके लिए, तो स्लॉट जल्दी जाते हैं सर, एंड के तो जल्दी ही जाते हैं। तो हम लोग को मिल गया था सर। तो 30 बुक किया था, फिर सर उसके बाद प्रिपरेशन चालू की। कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। स्टार्टिंग में तो सर डायरेक्शन नहीं मिला, बाद में यहाँ वहां से वीडियो देख के सर फिर बाद में मैंने खाली फोकस किया कि क्वेश्चन जो पूछे गए वही एरिया को पढ़ा जाए मेनली। और मेरा मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाया था, उसको मैंने रिवाइज कर लिया। 4 ही सब्जेक्ट के लिए किया था मैंने। फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए मैं खाली सर लास्ट दिन मैं अपना खाली फॉर्मूला बुक रिवाइज करके गया था वो सब्जेक्ट का, बस। तो ओके सर ओके। 30 को था मेरा सर लंच के बाद फर्स्ट ही था मेरा। 22 मेरे को सर वो स्लिप मिला था, वो लाइन वाइज हम्म। होता है तो सर। तो जस्ट लंच के बाद सर 6 पैनल थे, तो मेरा दूसरे पैनल में था। तो हम्म। सर मैं एंटर किया, तो सर को मैंने ग्रीड किया, सर लोग ने भी किया, मुझे मुझे बैठने बोला। फिर उन्होंने पूछा मुंबई से ही हो आप, मैंने बोला हाँ। फिर कॉलेज पूछा। 2 मिनट सर थोड़ा बात हुआ, कितना मार्क्स आया था आपको, ऐसा। फिर बाद में उन्होंने बोला आपको तो मालूम ही रहेगा, तो जाके बोर्ड पे 5-6 फेवरेट सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सर हम्म। मैंने मैं गया सर, तो मैंने पहले 4 सब्जेक्ट लिखे। एफएम लिखा, हम्म। फिर सॉम लिखा, फिर हीट ट्रांसफर लिखा, फिर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लिखा। फिर सर मैंने हम्म। पलट के पूछा कि फिफ्थ सब्जेक्ट भी लिखूं। तो सर एक्चुअली उन्होंने मेरे को मौका दिया, कि उन्होंने बोला कि आपके जितने फेवरेट है लिख दीजिए। तो मैं चाहता तो नहीं लिखता तो सही रहता, बट मैंने सर मशीन डिजाइन लिख दिया। तो शायद वहां पे एक सर थे स्पेशलिस्ट उसमें, तो उन्होंने रिपीट किया। एमडी लिखा था सर मैंने, तो उन्होंने बोला मशीन डिजाइन। मैंने बोला हाँ सर। तो फिर सर फर्स्ट क्वेश्चन तो एफएम से चालू हुआ। उन्होंने पूछा फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस मालूम है? मैंने बोला हाँ सर मालूम है। तो बोले बताओ कौन कौन से है। तो मैंने सर बोला वेंचुरी है, ऑरिफिस मीटर है, फिर बाद में सर रोटा मीटर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर वेंचुरी बनाओ आप, वेंचुरी मीटर। तो सर मैंने बनाया। तो सर बोर्ड पे बनाने का कभी आदत नहीं है सर, तो मैंने सिमेट्रिकल बना दिया उसको। तो लाइक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों सेम साइज का। तो ओके ओके। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये सिमेट्रिकल रहेगा? तो मैंने बोला नहीं सर। फिर मैंने एंगल बताया सर कि कन्वर्जिंग में एंगल जो रहता है उसका वो 20 to 21 रहता है, और डाइवर्जिंग में 6-7 रहता है। फिर बाद में सर मैंने मैनोमीटर बनाया, तो उसमें मैंने मर्क्यूरी को हैश नहीं किया था सर। स्लांट लाइन नहीं बनाए थे, वो दिख रहा नहीं था। हाँ हाँ, फिर मतलब उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था हाँ उसको। शेड नहीं किया था सर। तो उन्होंने पूछा कि क्या है वो, तो मैंने बताया सर मर्क्यूरी है, वो हेड डिफरेंस बता रहा है। फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो कि क्या बनाया है तुमने, कैसे वर्क कर रहा है ये। तो सर वो बेसिक मैंने बताया कि कन्वर्ज हो रहा है तो सर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका हेड डिफरेंस आ रहा है। उससे हम लोग फॉर्मूला लिखा, उससे हम लोग फ्लो मेजर कर सकते हैं सर। फिर उन्होंने बोला कि प्रेशर वेरिएशन इसका प्लॉट प्लॉट करो अलोंग लेंथ। तो ओके। सर एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन भी शायद ना सर पूछा हुआ है, आपके वीडियोस में रहेगा, किसी को पूछा यस हुआ यस। है। हाँ हाँ, यस तो यस है। तो सर उसका डेरिवेशन काफी लंबा है। तो अगर आप डेरिवेशन करोगे तो उसमें पता चलता है कि सर दोनों कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों पोर्शन में वो कॉनकेव डाउन आता है ग्राफ, और थ्रोट में वो लीनियर मतलब वेरी नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो मैंने बनाया, मेरे को लगा वो शायद डेरिवेशन पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। राइट था तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे कि ये ऐसा ही क्यों है, ये कॉनकेव डाउन क्यों नहीं है, कॉनकेव अप क्यों नहीं है। फिर बाद में सर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने बोला तुमने ये
पाइप के स्टार्टिंग से थ्रोट तक एक मैनोमीटर लगाया है। उन्होंने बोला अब एक थ्रोट से दूसरे एंड तक एक मैनोमीटर लगाओ और उसमें बताओ कैसा मतलब मर्क्यूरी का कहाँ पे हाइट ज्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहेगा। तो सर वो मैंने बताया, तो वो भी ठीक था सर। उसके बाद फिर उन्होंने मर्क्यूरी हटा दिया, खाली वाटर जा रहा है। तो उन्होंने पूछा अब इसमें फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो सर पहले तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा सोचा तो सर वो काइंड ऑफ दो पैरेलल पाइप कनेक्टेड है वैसा हो जाएगा तो फ्लो तो होएगा सर। फिर उन्होंने बोला आप दूसरे वाले से भी मर्क्यूरी निकाल दो, अब वहां पे कैसा फ्लो होएगा, रिटर्न आएगा। मैंने बोला नहीं सर, वो भी फ्लो के डायरेक्शन में ही जाएगा सर। फिर बाद में फिर बाद में सर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला थ्रोट को छोटा करते जाएंगे, उसका डायमीटर कम करते जाएंगे तो क्या होगा। तो सर मैंने ये भी पढ़ा था सर, बट तभी मुझे क्लिक नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को हिंट भी दिया कि आप थ्रोट छोटा हो गया तो उसका प्रेशर वेरिएशन बना, तो अभी सर प्रेशर ज्यादा वेरी करेगा वो। मैंने वो भी ग्राफ बनाया, बट लेकिन मुझे हिंट नहीं आया कि सर अब लॉसेस ज्यादा होंगे तो वो नहीं करना चाहिए। शायद वो ये सुनना चाहते थे, तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर सर उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वही मैनोमीटर में फिर से बोला मर्क्यूरी भर दो, और उन्होंने ऐसा किया कि वो जो सर मैनोमीटर का एक एंड रहता है जो पाइप से कनेक्टेड रहता है, उसको वो अंदर लेके आए और उन्होंने ऐसा बना दिया लाइक पीटॉट ट्यूब के जैसा सर। ओके ओके ओके। वो उसमें मतलब वाटर आके रुक जाएगा सर। तो फिर उन्होंने बोला अब क्या होगा, तो मैंने बताया सर v² by 2g, जो भी वेलोसिटी हेड था वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैग्नेशन प्रेशर आएगा वहां पे, और अब सर एक्स्ट्रा हेड आ जाएगा उसकी वजह से। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वो जो एंड था सर सेंटर तक वो पाइप आ गया है, मैनोमीटर का आ गया है, और उसने उनको रब करा दिया, अब खाली ऐसे खुला हुआ है सेंटर पे, लाइक पीसोमीटर जैसा ही या मैनोमीटर जैसा ही। मैनोमीटर नीचे कनेक्टेड रहता है सर, बट उन्होंने सेंटर पे लाके कनेक्ट कर दिया। अब बोला अब इसमें क्या होगा। तो पहले तो सर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती किया सर। मेरे को लगा कि जब मैनोमीटर में, तभी मुझे याद नहीं आया था कि हेड भी काउंट होता है। तो मैंने बोला सर अभी ये एच थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं बर्नौली इक्वेशन लिखने लग गया। फिर मेरे को याद आया सर, जब बर्नौलीज इक्वेशन में वो एच जो रहता है फॉर्मूले में, उसमें दोनों काउंट होता है, प्रेशर हेड भी और नॉर्मल हेड भी जो हाइट रहती है। तो फिर मैंने वो गलती सही की कि सर नहीं चेंज नहीं होगा, जो हेड बता रहा था वो पहले नीचे कनेक्टेड था, जब वैसा ही सेम हेड आएगा। तो फिर वो ठीक था। फिर सर लगभग वो खत्म हो गया। हाँ सर इतना ही था इसमें। उसके बाद फिर सर अचानक से मशीन डिजाइन से क्वेश्चन आया, सीधा 5th सब्जेक्ट से सर। तो हाँ सर, तो मशीन डिजाइन से तो सर ने बोला एक शाफ्ट डिजाइन करना है, तो बनाओ उसके सारे बेसिक पैरामीटर बनाओ। तो मुझे नहीं समझा सर, मैं वैसे भी पढ़ के नहीं गया था। तो मैंने एक शाफ्ट नॉर्मली बनाया, तो बोले खाली यही थोड़ी रहता है, और सब बनाओ बेसिक पैरामीटर जो रहते हैं। मुझे सर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉम जैसा बना दिया, एक साइड फिक्स्ड रहता है। तो वो बोले ये इसमें थोड़ी रहता है, ये तो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, पूरा रोटेट होएगा। तो फिर मैंने वो रब किया, फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा था सर। तो उन्होंने बोला कि बेरिंग बनाओ, पुल्ली बनाओ, स्टेप शाफ्ट बनाओ। तो फिर सर फिर मेरे को लगा अब तो गया मैं, कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि वो बन रहा नहीं था मेरे से। तो उसके बाद उन्होंने बोल मेरे से नहीं बन रहा था सर, मैंने कुछ तो बेरिंग बनाया, फिर स्टेप शाफ्ट कहाँ बना मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कहीं पे देखा है शाफ्ट, तो मैंने बोला हाँ सर लेथ मशीन में रहता है स्पिंडल पे। तो वो बोले हाँ हाँ वही बनाओ सर। फिर मेरे से वो भी नहीं बना, तो मैंने बोल दिया सर कि सर नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर सर बोले कुछ डिजाइन किया है, कुछ तो डिजाइन किया होगा मशीन डिजाइन में। तो तब तक सर मैं एकदम मतलब डीमोटिवेटेड हो चुका था, ब्लैंक हो गया था सब कुछ। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं, याद ही नहीं आ रहे थे सर क्या क्या है मशीन डिजाइन में। तो मैंने उधर बेरिंग दिख रहा था बोल दिया सर मैंने बेरिंग बेरिंग डिजाइन किया है। तो सर बोले बेरिंग डिजाइन किधर होता है, वो तो सिलेक्ट करते हैं हम लोग।
कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते कितना लाइफ चाहिए। तो मैं बोला हाँ सर। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तुम वही बता दो डेटा बुक में, मतलब शायद वो यही पूछना चाहते थे कि वो जो नंबर लिखे रहते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं। तो मेरे को वो भी नहीं आता सर। बेरिंग के नंबर्स रहते हैं, बॉल बेरिंग है तो एंड में सर 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, या हाँ हाँ, मल्टीप्लाई ठीक करते है। हैं डायमीटर को, वो कुछ तो नोटेशन है सर फाइव उसका। फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायमीटर मिल जाता है, होल का, बोर का डायमीटर मिलता है तो। हाँ सर, वैसा वो नोटेशन शायद पूरा पूछ रहे थे। तो मैंने बोला हम्म, सर नहीं आ रहा है। फिर बाद में हम्म, उन्होंने पूछा कि ठीक है चलो एक काम करो, एक शाफ्ट बनाओ, एक पुल्ली बनाओ, एक की बनाओ और वो की डिजाइन करो। तो सर फिर मैंने वो बनाया। फिर बाद में अ, एक मैंने क्रॉस व्यू बनाया सर, एक शाफ्ट बनाया, उसमें एक पुली बनाया और की बीच में डाला। फिर बाद में मैंने बताया कि सर दो टाइप से ये फेल हो सकता है। एक तो सर ये शीयर से फेल होगा, दूसरा क्रशिंग से फेल होगा। शीयर से फेल होगा तो हमें मतलब उसका विड्थ मिल जाएगा, क्रशिंग से फेल होगा तो उसका हाइट मिल जाएगा। तो उससे हम लोग बाकी लेंथ तो सर पुल्ली का जितना लेंथ रहेगा उससे थोड़ा बड़ा लेंगे। तो फिर ये हुआ। फिर उसके बाद सर मैंने फॉर्मूला लिखा उसका शेयर में। तो मैंने सर सिग्मा वाई लिख दिया टाउ की जगह। तो उन्होंने ओके। फटाक से पूछा कि क्या यहाँ पे सिग्मा वाई आएगा। तो मैंने बोला नहीं सर, टाउ आएगा, मैंने रब किया उसको। फिर बाद में उन्होंने पूछा ये टाउ का क्या वैल्यू है। तो सर मैंने बताया उनको कि एक तो वैल्यू है सर सिग्मा वाई बाय 2, ये हमारा ट्रेस्का थियरी से आता है। दूसरा है सिग्मा वाई बाय √3, ये हमारा वॉन मिसेस थियरी से आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है ट्रेस्का थियरी बताओ क्या है। तो वो डेफिनेशन बोल रहे थे तो मैंने आधा डेफिनेशन राइट बोला सर। कि मेरे को डेफिनेशन तो याद नहीं था सर, मैंने बस बताया कि क्या होता है कि अगर शाफ्ट में की में कोई भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये वाली वैल्यू सिग्मा वाई बाय 2 रीच कर जाएगा तो सर वहां से वो फेल हो जाएगा। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो इसमें, कि आर एक पॉइंट रहता है डेफिनेशन में, क्या रहता है। तो 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया तो पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बाद में मुझे समझ में आया कि वो सुनना चाहते थे कि ये सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है। तो ये शायद डेफिनेशन में लिखा है सर कि ये सिर्फ डक्टाइल। फिर मैंने बोला सर रैंक, अगर ब्रिटल मटेरियल रहता तो हम लोग रैंकाइन थियरी यूज करते, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला। तो फिर ये हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा ये जो लिखा है तुमने टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, और बाकी दोनों के लिए सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, ऐसे तीनों प्लेन के लिए लिखा था सर। सो ये ये लिखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया, इसको आप डिराइव कर सकते हो कि ट्रेस्का थियरी में ये टाउ इक्वल टू ये ही क्यों है। तो सर पहले तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने मोअर सर्कल बनाया। उसमें सर डायरेक्ट दिखता है कि रेडियस कितना है, उसके ही जितना टाउ का मैक्सिमम वैल्यू रहता है। तो मैंने वो जैसे ही बनाया सर ने बोला नहीं कुछ कोई और मेथड से आप डिराइव करके बताओ। तो सर पहले तो मैं सोचने लग गया, मेरे को कुछ याद नहीं था। फिर मैंने सर एक नॉर्मल बार लिया सर, उसमें एक डायरेक्शन में मैंने सिग्मा एक फोर्स लगाया और मैंने उस पे एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। उसमें दो दिखाए, एक टेंसाइल फोर्स एक शियर फोर्स। उसके बाद मैंने सर उसी को रिजॉल्व किया और एरिया भी बताया सर, थीटा के साथ एक इक्वेशन आएगा वो चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा। फिर बाद में मैंने वो 3 इक्वेशन लिखे सर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं सर इसको ही सॉल्व करेंगे तो हमें टाउ का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे सर मैंने शायद गलत बोला था, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद हमको कोई भी प्लेन पे टाउ का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हमको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, और उससे थीटा 45 आएगा और वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम टाउ का वैल्यू मिलेगा, उससे वो होगा सर। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो पूरा रब कर दो। फिर वहां पे थर्मोडायनेमिक्स एक सर थे, उन्होंने मतलब एक पेपर पे एक क्वेश्चन बनाया। और यहाँ पे मैं सर थोड़ा मोटिवेट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख के आया था सर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी को। तो फिर सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो सर एक पिस्टन था, थोड़ा सा अलग था वो क्वेश्चन बट लाइक सिमिलर था, तो कुछ तो आता है पहले से। तो सर पिस्टन वेटलेस था, उस पे एक मास रखा हुआ था और उसको
वॉल से रोका हुआ था और जो पिस्टन था उसके सेंटर पे एक होल था। उन्होंने बोला मल्टीपल होल है अराउंड सरकमफेरेंस, तो वहां से निकलेगा एयर। तो उन्होंने बोला स्टार्टिंग में एयर है। बोला अब मैं ये वॉल खोल देता हूँ तो क्या होगा। तो सर मैंने बोला पहले तो सर वो नीचे आएगा, ये मैं डर गया था तो मैंने लाइक बहुत जल्दी बता दिया पूरा प्रोसेस। तो ये कहीं ये लोग क्वेश्चन ही बंद ना कर दे कि इसको नहीं आ रहा है। तो मैंने फटक से बता दिया कि मेरे को मालूम ही था सर कि जैसे ही वो हटाएंगे तो पहले जब तक वो जो भी जहाँ से एयर निकल रहा है वहां तक नहीं आता तब तक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद सर वो गैस को मतलब एयर को कंप्रेस करना चालू करेगा। वो बहुत फास्ट होता है तो हीट ट्रांसफर को टाइम नहीं मिलता है, तो वो एडियाबेटिकली कंप्रेस करेगा उसको। उसके बाद सर उन्होंने बताया था कि पिस्टन सिलेंडर मेटल का है, तो अब कंप्रेस किया है तो सर एयर गर्म हो जाएगी, तो वो हीट लॉस करेगी कि रूम टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये मैंने फटाक से बता दिया उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम पीवी डायग्राम प्लॉट करो इसका। तो मैंने उसका पीवी डायग्राम प्लॉट कर दिया सर। उसके बाद उन्होंने उन्होंने क्या किया, वो मास हटा दिया। अब ये नया था सर, इतना ही क्वेश्चन जो मैंने देखा था वीडियो उसमें इतना ही पूछा था उसको। तो मास हटा दिया तो अब अंदर प्रेशर ज्यादा है सर, बाहर कम है, तो वो फर्स्टली एक्सपांड होएगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो जहाँ पे छेद है जिससे बाहर आ रही थी यार, वो पिस्टन उसके ऊपर जाएगा या उसके नीचे रहेगा। तो मैंने यही बोला सर मुझे इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा वॉल्यूम निकाल के फाइनल क्या आता है। तो वो बोले नहीं नहीं है तुम ट्राई करो ना, ऐसे ही ट्राई करो, ऐसे ही बता सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं सोच पा रहा था। फिर बाद में वो बोले कि तुम देखो ना क्या हो रहा है ऊपर से। तब मुझे क्लिक किया सर कि जो मास का इफेक्ट है वो पहले नहीं आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। जैसे ही वो पास कर रहा है, वो जहां से एयर बाहर आ रही थी उसके बाद से ही मास का इफेक्ट आ रहा है, तो वो उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो मैंने बोला यहीं तक जाएगा, तो बोला मैंने पीवी डायग्राम बनाया। तो जब मास हटाने के बाद भी सर वो एडियाबेटिक ही प्रोसेस होगा फटाक से। तो मैं एक्चुअली दो एडियाबेटिक लाइन कट कर रहा था जो पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो मैंने वो तुरंत ऑब्जर्व किया कि जो मैंने ग्राफ बनाया उसमें दो एडियाबेटिक लाइन कट हो रही है। तो मैंने फटाक से रब किया, मैंने बोला इसके सर नीचे ही रहेगा, नहीं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बोला अब क्या होगा। तो फिर सर गैस फिर से एक्सपांड हुई थी तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर होगा, तो फिर वॉल्यूम सर चेंज होगा। तो एक्चुअली वो जो पोजीशन पे था 2 पे, जहां से एयर बाहर निकल रही थी एग्जैक्ट वहीं पे पहुंच जाएगा। तो वो मैंने बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब इसका टीएस डायग्राम बनाओ। तो फिर मैंने हाँ पीवी डायग्राम बनाया था, उसका टीएस बोला। तो मैंने टीएस डायग्राम बनाया तो मेरा शायद थोड़ा नंबरिंग का गड़बड़ हो रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने गलत लिखा था, क्योंकि सर जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हो जाता है तब सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो टीएस डायग्राम में वो पॉइंट सबसे टॉप पे रहेगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया था, फिर मैंने फटाक से उसको मिटा दिया। तो उन्होंने बोला क्यों मिटाया, देखने तो दो हमें। मैंने बोला सर नहीं गलत हो गया था थोड़ा। फिर मैंने उसको प्रॉपर लिखा, फिर उन्होंने चेक किया पीवी डायग्राम से कि क्या बराबर लिखा है, फिर वो कुछ नहीं बोले, मतलब वो सर राइट था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक बॉल बनाने बोला। मैंने बनाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एक फ्यूल बम है, तो अभी मैं इसको फोड़ देता हूँ, तो अब क्या होगा। तो सर यहाँ पे तो मैं एकदम पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे समझा ही नहीं पहले तो कि ये हीट एडिशन प्रोसेस है। ये तो मैंने उधर बोला ही नहीं है, ये मैं बाद में बाहर आया इंटरव्यू के, मैंने थोड़ा एनालाइज किया क्वेश्चन को। तो मैंने तभी बोल दिया कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस है, फिर से एक्सपांड होगा, पिस्टन एनर्जी रिलीज हो रही है, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो सर तो मैंने पीवी डायग्राम में डाउनवर्ड साइड बनाया उसको कि प्रेशर कम हो रहा है, बट एक्चुअली हीट भी सप्लाई हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो मैंने ये जैसे ही बनाया और मैंने फिर बोला सर पता नहीं ये 2 के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहाँ होगा, वो डिपेंड करता है कितना वो बम का मीन्स कितना एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है।
तो तो उन्होंने बोला क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पीवी डायग्राम में जब मैं सर नीचे कर्व बना रहा हूँ तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं सर, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे रोक दिया, मुझे बोला ठीक है तुम सब मिटा दो पूरा बोर्ड फिर से। फिर मैंने उसको रब कर दिया। फिर सर हीट एक्सचेंजर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे को 4 टेम्परेचर दिए, हॉट फ्लूइड का 2 टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का 2 टेम्परेचर, और बोला मुझे हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है, तो तुम कैसे करोगे ये टेम्परेचर्स के लिए। तो मैंने पहले सर 2 ग्राफ बनाए, एक पैरेलल फ्लो के लिए टेम्परेचर वेरिएशन का, और एक क्रॉस काउंटर फ्लो के लिए बनाया। तो उन्होंने, मैंने बोला सर 2 टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए। तो मैंने पैरेलल वाला मिटा दिया, क्योंकि कॉम्पैक्ट में सर एरिया कम आता है। फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो अब आप इक्वेशन लिखो। तो मैं सर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला इक्वेशन लिखने लग गया। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने बोला एरिया निकालोगे ना, तो वो वाला इक्वेशन लिखो। तो मैंने उसको रब किया, फिर Q इज इक्वल टू यू ए एल एम टी डी टेम्परेचर वाला जो लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो टेम्परेचर तो दिया है, आप कैलकुलेट करो कि क्या वैल्यू है थीटा 1 की थीटा 2 की। तो मैंने सर वो दोनों जो टेम्परेचर दिए थे उससे निकाला। तो सर वो दोनों 30-30 आ रहा था। तो ये स्पेशल केस है काउंटर फ्लो का सर। तो फिर मैंने ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल्स बनाए थे दोनों के। फिर मैंने उसको, पहले तो मैंने बोला, और मैंने थीटा एम का इक्वेशन भी लिखा था, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय एल एन थीटा 1 बाय थीटा 2। तो वो भी रब किया मैंने, उसमें बताया सर थीटा एम इक्वल रहेगा थीटा 1 थीटा 2 के, और जो ग्राफ रहेंगे वो दोनों स्ट्रेट लाइन रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा ठीक है फिर तुम एरिया कैसे निकालोगे। तो मैंने बोला सर आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट देना होगा। तो उन्होंने पूछा क्या है ये। तो मैंने बोला कि फिर मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, 1/u इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2। फिर मैंने बताया सर H1 हॉट फ्लूइड के साइड कितना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोएफिशिएंट है, और कोल्ड फ्लूइड के साइड कितना है। तो एक सर ने पूछा कि क्या कंडक्टिव नहीं रहेगा, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर नहीं होगा उसमें थिकनेस की वजह से। तो मैंने बोला सर मैंने थिकनेस निग्लेजिबल लिया है। तो उन्होंने बोला फिर मैं डिराइव करने लग गया, मुझे एक्चुअली याद नहीं था कि सर क्या आता है उसमें। तो जब मैं इक्वेशंस लिखने लगा तो उन्होंने रोक दिया, और उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम ये एच कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फिर मैं सोचने लग गया सर। फिर मैंने बोला सर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। फिर मुझे याद आया सर कि नहीं, नसेल्ट नंबर से हम लोग कोरिलेशन बना के निकालते। तो मैंने बोला सर नसेल्ट नंबर से पता चलेगा, नसेल्ट नंबर एच एल बाई के होता है, और वो नसेल्ट नंबर डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेटल नंबर पे। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये इक्वेशन में प्रेटल नंबर है क्यों, क्या मतलब सिग्निफिकेंस है उसका। तो सर पहले मैंने थोड़ा सोचा, फिर बाद में मैंने बोला सर ये स्पेसिफाई करता है कि थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर कितने बड़े बड़े हैं। फिर मैंने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया सर, जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर डिवाइड बाय थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू पी आर पावर 1/3। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं तुमको एक केस देता हूँ कि मेरा पी आर 1 है, तो तुम उसके लिए मेरे को टेम्परेचर प्रोफाइल्स बना के बताओ और वेलोसिटी प्रोफाइल भी बना के बताओ, और मेरा प्लेट 400 डिग्री सेल्सियस पे और उस पे फ्लो हो रहा है। तो फिर दोनों सर पी आर 1 है तो दोनों सेम होते हैं, दोनों के थिकनेस। तो सर मैंने उसका ग्राफ बनाया, नॉर्मली सबको मालूम रहता है वो बहुत इजी है। तो दोनों ग्राफ बनाया, और मैंने ये भी बोला कि अगर सर फ्लूइड हॉट रहता तो जैसा वेलोसिटी का ग्राफ बना है लगभग वैसा ही बनता, खाली बेस पे प्लेट का जो टेम्परेचर रहता वो रहता, क्योंकि बेस पे प्लेट की वेलोसिटी 0 रहती है ग्राफ में। तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है इसको रब कर दो, और अभी 2 बार बनाओ सीरीज में, एक कॉपर का है L/2 लेंथ का, और एक स्टील का है L/2 लेंथ का, और उनके दोनों साइड 400 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका अभी तुम टेम्परेचर प्रोफाइल बना के बताओ कैसा बनेगा। तो सर पहले तो मुझे समझा ही नहीं ये में। तो मैंने बोला सर क्या सरफेस इंसुलेटेड है पूरा, क्योंकि नहीं तो सर मुझे लग रहा था फिर 2D हो जाएगा, वो 2D हीट ट्रांसफर। तो
फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं सरफेस इंसुलेटेड नहीं है। तो फिर दूसरे सर को भी नहीं समझ में आ रहा था कि फिर हीट ट्रांसफर कैसे होगा। मैंने भी वही बोला सर फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला फिन सुना है कभी? तब मेरा सर मतलब मुझे आइडिया मिला कि ये सर एक्चुअली एक केस है, गेट में पूछा गया है सर कि तो उसमें कैसा है एक ही मटेरियल है सर फिन का और दोनों साइड सेम टेम्परेचर है। तो फिन्स में अगर नॉर्मली रहता है तो सर वो एक्सपोनेंशियली वेरी रहता है, लॉन्ग फिन रहता है तो। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि सर बीच में से हीट ट्रांसफर नहीं होता है एग्जैक्ट हाफ लेंथ पे। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा आता है सर, पैराबोलिक टाइप समथिंग। करेक्ट वो पैराबोलिक नहीं रहता है, वो हाइपरबोलिक इक्वेशंस रहते हैं। तो मैंने वैसा बना के मैं रुक गया। तो मैं बना के खड़ा, मैं सोच रहा था सर एक्चुअली कि कुछ कुछ इससे रिलेट करेगा वो जो भी है, यहाँ पे मटेरियल अलग है। तो उन्होंने एक सर ने मेरे को पूछा कि क्या ये राइट है? तो मैंने बोला नहीं सर ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला कि क्यों गलत है? मैंने बोला सर दोनों का कंडक्टिविटी अलग है तो सर ये सही ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो बोले क्या होना चाहिए फिर? तो मैंने बोला उनको अगर सर हम स्टील को हटा दे, खाली कॉपर को कंसीडर करें तो उसका टेम्परेचर एंड पे कुछ अलग होगा और स्टील का कुछ अलग होगा कंडक्टिविटी की वजह से। तो उन्होंने बोला ठीक है। और फिर मैंने बोला कि सर कोई एक में हीट ट्रांसफर होगा तो जो सेंटर पे मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो सेंटर पे ना होके कहीं पे शिफ्ट होगा सर, वो दोनों मटेरियल में से कोई एक में। तो उन्होंने बोला किस में शिफ्ट होगा? तो पहले तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने मुझे लगा सर नॉर्मली ऐसा कंसिडरेशन रहता है कॉपर ज्यादा कंडक्टिव है तो ज्यादा टेम्परेचर कम होगा उसका। बट एक्चुअली ये उल्टा है। तो मैंने पहले ऐसा दिखा दिया कि कॉपर ज्यादा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, स्टील कम कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर कॉपर में होगा तो मिनिमम टेम्परेचर कॉपर में आएगा। तो फिर सब के सब मेरे को मतलब एक साथ हिंट देने लगे तो मुझे समझ में नहीं आने लगा, सब सर बोलने लग गए, मैंने गलत ही बता दिया था वो। तो एक सर ने बोला मुझे ठीक है चलो तुम फोरियर इक्वेशन लिखो, वो q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो जैसे ही मैंने वो लिखा तो मुझे दिखा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के से, और के की कॉपर की वैल्यू ज्यादा होती है तो कॉपर में सर वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा और स्टील में लो रहेगा। तो मैंने तुरंत बोला वो देखते ही कि सर नहीं मैं गलत बता रहा था सर, कॉपर में वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा एंड पे, स्टील में लो रहेगा। तो हीट ट्रांसफर कॉपर टू स्टील में होगा और मिनिमम टेम्परेचर अपना कॉपर में आए स्टील में आएगा। तो फिर बाद में मैं रब करके डायग्राम बनाने ही जा रहा था तब तक चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है मिटा दो सब रब कर दो। फिर उसके बाद सर सब सब्जेक्ट खत्म हो गए थे। उसके बाद अभी सर अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि बोला एक पाइप है उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तुम्हें बताना है कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैंने सर एक पाइप लिया उसमें दो सेक्शन बनाए। मैंने बोला यहाँ पे सर टेम्परेचर वेलोसिटी प्रेशर मेजर करेंगे। तो तब तक सर ने बोला नहीं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तुम कुछ मेजर नहीं कर सकते, मुझे जस्ट ऐसा देख के बताओ। फिर तब सर ने बोला देख के नहीं तुम मतलब क्या करोगे जानने के लिए, तो मतलब फिजिकली बताओ, ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट या कुछ। तो सर मैं थोड़ा सोचने लग गया। फिर मैंने सर थोड़ा सोचा। फिर मैंने बोला सर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में सर हेड लॉस होगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा तो फ्लूइड थोड़ा थोड़ा गर्म होते जाएगा। तो सर हम ऐसा टच करके देख सकते हैं दो सेक्शन पे, जहाँ पे हमें थोड़ा सा हॉट लगे वहां पे सर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन। तब सर सर बोलने लगे कि तुम बहुत ऐसे बाहर का सोच रहे हो, बाहर का वेरिएबल ऐसा ले रहे हो, कुछ और सोचो। तब तक एक सर ने बोला कि अगर रूम ठंडा होता तो एसी रहता, तब तो फ्लूइड गर्म नहीं होता, तब तो फ्लूइड ठंडा होता, ऐसा मतलब बोला। या फिर फ्लूइड गर्म ही आ रहा होता बाहर से तब, तो फिर मैं तब वो उल्टा हो जाएगा सर, एग्जैक्ट जो केस हो रहा था कि जिस डायरेक्शन में फ्लो है उस डायरेक्शन में ठंडा रहेगा। तो मैं बोला हाँ सर तब फिर बोला उन्होंने तब तो तुम एकदम उल्टा ही बता दोगे, गलत बता दोगे। तो फिर मैं सर थोड़ा सोचने लग गया तो मुझे नहीं आया सर ये। तो मैंने बोला सर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, उन्होंने अभी एक एक सॉलिड बॉल बोला, बनाओ एक सॉलिड बॉल एक हॉलो बॉल,
दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों का मास भी सेम है। तो सर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डेंसिटी अलग रहेगा। उन्होंने बोला अब तुम कैसे बताओगे कि कौन सा हॉलो है कौन सा सॉलिड है। तो सर मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी। तो मैंने सर ऐसा बोला कि ऐसा नॉक करेंगे सर। मैंने जस्ट इतना रिपीट किया कि सर नॉक करेंगे, उसको ठोकेंगे। तो अ, फिर मेरे को लगा सर मेटल का बॉल है बहुत सिल्ली है, ऐसा ठोकेंगे तो कुछ मतलब अलग आवाज सुनाई देगा। तो मैंने ऐसा बोल भी दिया कि सर ये बहुत सिल्ली है, मुझे लगता है मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तब तक दो सर सेम स्टेटमेंट के साथ रिपीट किया, हाँ हाँ। मतलब सर कुछ रिलेटेड था उससे, लाइक वो शायद पहले वाला क्वेश्चन रिलेटेड था, वो मुझे बाहर आके पता चला। तो जब मैं बाहर आया तो मेरे एक दोस्त ने बताया, अभी ऐसा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं सर, कि फ्लूइड में हम क्या करेंगे, एक साइड हम लोग अपना कान रखेंगे, एक साइड हम लोग नॉक करेंगे। तो अगर फ्लूइड उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सर वो फटक से सुनाई देगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सर टाइम लैग होगा, क्योंकि दोनों का साउंड की वेलोसिटी और फ्लूइड की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। तो शायद शायद ये आंसर हो सकता है सर। और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर सर ये एक्चुअली दोनों मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन थे, कि ये सर रिलेटिव वेलोसिटी का हो गया कि टाइम लैग दिखेगा दोनों में हमें, तो हमें पता चलेगा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन सर वो स्टैंडर्ड है, मुझे तभी याद नहीं आया कि जब हम हॉलो बॉल को रोल कराएंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, तो सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो वो मोशन को रेजिस्ट करेगा, तो वो सर टाइम लेगा नीचे आने के लिए। लेकिन सॉलिड बॉल कम टाइम लेगा, वो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो हमें उससे पता चल जाएगा सर कौन सा हॉलो है कौन सा सॉलिड है। तो ये भी मैंने सर नहीं बता पाया था, वो मुझे बाहर आके मेरे दोस्त ने बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, तो अभी आखिरी क्वेश्चन तुम्हारे लिए। उन्होंने बोला कि एक मेटल बॉल है मेरे पास हॉलो, उसमें मैं प्रेशराइज स्टीम डाल रहा हूँ 40 बार पे और 400 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं इसको 1 मंथ के लिए छोड़ देता हूँ, मेटल का बॉल है, क्या होगा। तो सर पहले तो मैंने बोला कि सर हीट ट्रांसफर होगा, हीट लूज करेगा और ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो रीच कर जाएगा, और जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सर रिजिड कंटेनर टाइप का वो सिस्टम है, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो उन्होंने बोला कि प्रेशर क्या होगा। तो सर मैं सोच रहा था, तो तब तक चेयरमैन सर ने बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो उन्होंने मतलब बोला आप अपना फाइल लीजिए आज जाइए। तो सर मैं आया, मैंने फाइल उठाया। फिर उन्होंने तब तक दूसरे सर ने बोला कि आप एक काम करो, पूरा बोर्ड रफ कर दो, फिर से मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा उसके लिए साफ कर दो। तो मैं तो काफी बड़ा बोर्ड रहता है सर, ग्रीन बोर्ड रहता है, तो मैंने हाफ मिटाया। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सोचा था बोल देता हूँ। तो सर मैं पहले वही मैंने 2 स्टेटमेंट रिपीट किए कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो बाकी 2 सर इंटरेस्टेड थे सुनने में कि फिर उन लोग रिपीट करने लगे प्रेशर के साथ क्या होगा। फिर चेयरमैन सर बोलते नहीं नहीं आप जाओ, मीन्स ठीक है आप हो गया, खत्म हो गया। फिर मैं आया सर, उनके ही डेस्क पे मेरा मतलब फाइल रखा था, मैं वो लेने आया। तो मैंने खाली ऐसा बोल दिया सर कि मुझे लगता है कि उसमें प्रेशराइज लिक्विड रहेगा, और फिर मैं चले गया। लेकिन सर ये आंसर भी गलत है मेरा। अगर हम लोग पीवी डायग्राम, मैंने बाद में आके बहुत सोचा, तो तभी मेरे दिमाग में नहीं आया, अगर हम लोग पीवी डायग्राम बनाएंगे तो सर वो सुपर हीटेड रीजन में रहेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, तो सर वो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो वो कभी भी लिक्विड तो पहली बात बन ही नहीं सकता, वो मोस्ट ऑफ डोम के अंदर आएगा, दोनों मिक्सचर रहेगा लिक्विड स्टीम का। दूसरा सर प्रेशर, उसमें प्रेशराइज तो छोड़ो सर, उसमें एटमॉस्फेरिक से भी लो होगा, वो वैक्यूम में आ जाएगा, क्योंकि उसका सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाएगा 27, और सैचुरेशन टेम्परेचर 100 रहता है तब 1 एटमोस्फियर रहता है, वो उससे भी कम वैक्यूम प्रेशर में आ जाएगा। तो मैं ये भी गलत बोल के निकला था। तो सर मेरा 2 जगह तो बहुत खराब हुआ था, एक मशीन डिजाइन में और दूसरा यहाँ पे। तो मुझे अब सर बहुत कम उम्मीद थी कि होगा मेरा। चलो फिर भी यार ओवरऑल उन्हें आपका आंसर अच्छा लगा और आप सिलेक्ट हो गए। हाँ सर। है कि नहीं? तो उनको मतलब ज्यादा राइट आंसर नहीं चाहिए रहते सर, उनको ज्यादातर प्रोसेस। तो जब भी अगर कोई जाता है तो पहले एक्सप्लेन, मैंने ज्यादा इक्वेशंस नहीं लिखे सर,
बहुत कम इक्वेशंस लिखे थे, मैंने डायग्राम्स बनाए, उन्होंने बोला भी नहीं कि ये ऐसा ही क्यों वेरी हो रहा है। जब राइट रहेगा तो सर वो नहीं बोलेंगे, जब गलत रहेगा वो तभी आपको हिंट देते या बोलते हैं इक्वेशन लिखने के लिए, कि आपको कैच करो कि क्या गलत बना है। अब तक मतलब जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, मतलब सबसे मेरा बातचीत हुआ है, तो उससे मुझे ओवरऑल ये पता चला था कि दे आर इंटरेस्टेड दैट कैंडिडेट शुड इंटरैक्ट मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करे। उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब जस्ट एक प्रॉब्लम दिया और उसको पेपर दिया, जस्ट वो पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर रिजल्ट लाके ऐसे दे दिया, वैसा नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें ये चाहिए कि आप एक एक स्टेप जो लिख रहे हो तो वो उसमें आप क्या एक्सप्लेन सोच करो, रहे हो। आप हाँ हाँ जो आप थॉट प्रोसेस क्या है आपका वो बताओ उनको भी, कि क्या सोच रहे हो, क्यों बना रहे हो ऐसा। मतलब एवरी स्टेप आपका, मतलब हर एक टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है, आप क्या क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो चाहिए उन्हें। उन्हें आंसर से कुछ मतलब भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि आप क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कभी कभी उसका आंसर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हाँ हम लोग एक अपने थिंकिंग से कुछ बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, अपना लॉजिक लगा के बता सकते हैं। तो बस लॉजिक यही से। चीज है। तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उन्हें आप मतलब क्या रिकमेंड करना चाहते हो कि इंटरव्यू के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो मैंने तो थोड़ा टाइम वेस्ट किया था, मेरे पास पूरा 1 मंथ था तो मैंने 15 दिन वेस्ट किया था। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जितना ज्यादा मैक्सिमम पूछे गए क्वेश्चन मिल सकते हैं, पहले आप उसको कलेक्ट करो या कहीं से देखो, कहीं से ढूंढो। जैसे आपने बहुत पूरा प्लेलिस्ट बनाया है बार्क के लिए, उनको इसरो का भी देखना चाहिए, जो भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतना डेप्थ में पूछा जाता है, उनके क्वेश्चन कलेक्ट करो, वही एरिया को कवर करो, वही एरिया को रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो, और थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करो। और ज्यादा सर ये ज्यादा प्लॉटिंग करवाते, ग्राफ कैसा बनेगा कैसा वेरी करेगा, तो सर वो सब की प्रैक्टिस डालो, मतलब वो 1 मंथ में। उसके पहले चलेगा सर, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, हमें फॉर्मूले से ही डायरेक्ट करना रहता है सब कुछ, तो बाद में वो डेवलप किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप किया जा सकता है, 1 मंथ का टाइम तो हर कोई देता है। सही बोला। आपने जो जो चीजें बताई है और जो जो आपका जो एक्सपीरियंस था वो आपने जो शेयर किया है, आई होप ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। अब हम लोग इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। और फ्यूचर, और अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर। बाय सर।